हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे संघवाद। तो संघवाद चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे इस पॉलिटिकल साइंस से सत्ता की साझेदारी, इससे पहले वाला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, इस सेकेंड चैप्टर है संघवाद। तो संघवाद क्या है? संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत के विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा, एक समझौता द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं और इस संविदा या फिर समझौते के अनुसार एक संघीय सरकार और अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती है। तो इसी को संघवाद कहा जाता है। यही संघवाद है। संघवाद क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके एक साथ काम करे, उसी को संघवाद कहते हैं। एक केंद्र स्तर पर सरकार हो और एक राज्य स्तर पर सरकार हो। केंद्र स्तर पर सरकार और राज्य स्तर पर सरकार या फिर प्रांतीय स्तर पर सरकारें, तो दोनों साथ में मिल करके सरकार चलाए, तो इसी को बोलते हैं संघवाद। तो संवैधानिक संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है संघवाद, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं और इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं संघवाद। संघवाद कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में? तो संघवाद को हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघवाद को। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो संविधान का स्रोत कई देशों से लिया गया है। 60 देशों से हमारा संविधान का स्रोत को लिया गया है। 60 देश से लिया गया है। 60 देश के संविधान से हमारा संविधान में उसका स्रोत को लिया गया है। और कनाडा से संघवाद को लिया गया है। स्विट्जरलैंड से प्रजातंत्र लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, आपको पता ही होगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का अधिकार को लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, और इसी के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। और जर्मनी से आपातकाल, रूस से समाजवादी और मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आयरलैंड से, जैसा कि पहले बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना को भी लिया गया है आयरलैंड से ही। और ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता और कानून को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से, न्यायालय की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये संविधान के स्रोत कई देशों से लिया गया है। कई देशों के संविधान से हमारे संविधान में इसको लिया गया है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और लगभग इसमें 4 करोड़ 60 लाख इसमें खर्च भी हुआ था। और तो सामान्य रूप से प्रभु सत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लेखित होता है, जो उस संविदा को अंतिम रूप से पुष्टि करता है, उस समझौते को अंतिम रूप से पुष्टि करता है। तो साधारणतः देखा जाता है कि संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्र विस्तार, खर्चीला अथवा दूर होने के कारण, खर्चीला हो वो ऐसा क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा होता है और दूर होने के कारण राज्य समवाय चलाने में कठिनाई इसका महसूस करती है, कठिनाई प्रतीत करती है। तो इन कार्यों के चलाने के लिए वे सब इकाइयां प्रतीत करते हैं और इन कार्यों को चलाने के लिए वे अपनी राजशक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। तो शेष अन्य विषयों पर राज्य सरकार राज्य जो है समवाय कार्यभार वहन करते हैं और उनके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। तो शेष अन्य विषयों में जो है राज्य सरकार कार्यभार को अपने संभालती है और उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन जो होता है संविधान द्वारा लेते हैं। और इस प्रकार एकात्मक संविधान, जिसको यूनिटरी संविधान कहते हैं, कि विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत डबल पॉलिटी की स्थापना करता है, डबल पॉलिटी को स्थापना करता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे संघ के नागरिक 2 प्रकार की सरकारें, एक संघीय सरकार हो गया और दूसरा राज्य सरकार, तो 2 प्रकार की सरकार के अधीन होते हैं। ऐसे संघ के नागरिक 2 प्रकार के सरकार के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार, संघीय सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत। तो ये है संघ।
तो पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी। तो उसमें आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता का साझेदारी होता है। सत्ता का साझेदारी एक आम रूप है और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सत्ता के बंटवारे की इसी रूप पर हम लोग इस चैप्टर में विचार करेंगे और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इसी सत्ता का जो साझेदारी है, जो बंटवारा है, तो इसी का स्वरूप पर हम विचार करेंगे और इसी को संघवाद कहा जाता है। सत्ता का बंटवारा ही या फिर सत्ता का साझेदारी ही या सत्ता का समझौता ही या फिर सत्ता का संविदा के द्वारा इसको दो सरकार मिला करके चलाना, संघीय और राज्य स्तरीय स्तर पर सरकार को चलाना, इसी को संघवाद कहते हैं। तो इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे और इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को इस चैप्टर से ही समझने की कोशिश करेंगे और संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां और राजनीति का विश्लेषण भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं संघवाद क्या है। तो जैसा कि हम पहले बताए कि एक बार संघवाद जो है संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों का एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करता है और इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार और अनेक राज्य सरकारें एक साथ मिल करके सरकारें चलाती हैं। तो एक संघीय सरकार और अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती है, इसी को संघवाद कहा जाता है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार के, बेल्जियम किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था को चेंज करके सत्ता में साझेदारी करके वहाँ के जनता को एक समान अवसर दिया, एक समान अधिकार दिया और वहाँ की जनता के लिए ये बहुत ही बेल्जियम सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया पूरे यूरोप में एक मिसाल खड़ा किया। और ठीक उसके विपरीत हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में इस तरह की शासन व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी नहीं हुआ और वहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं, जबकि वहाँ के जो तमिल नेता थे सत्ता की साझेदारी चाहते थे, संघीय शासन व्यवस्था चाहते थे, कायम करना चाहते थे कि यहाँ भी श्रीलंका में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। और तो ये संघीय शासन व्यवस्था कायम नहीं होने का श्रीलंका में किस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि वहाँ श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ जाता है और गृह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा लगातार। इससे वहाँ गृह युद्ध हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद जब सत्ता में साझेदारी किया गया तो उसके बाद गृह युद्ध की समाप्ति होती है और बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध चलता रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग संघवाद को बेल्जियम और श्रीलंका में इसी तरह से देखेंगे कि बेल्जियम में संघवाद की स्थापना होता है। संघवाद ला करके बेल्जियम और श्रीलंका के यही डिफरेंस को हम लोग समझेंगे इसमें। तो बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनके केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और नए अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकार थी और तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, तो अपने अधिकार थे उनके, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। तो 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। संघीय शासन व्यवस्था बेल्जियम में हुआ और जबकि श्रीलंका में भी तमिल नेता जो थे वो चाहते थे कि श्रीलंका में भी संघीय शासन प्रणाली कायम हो और वहाँ भी वहाँ के जनता भी इसी तरह की संघीय शासन व्यवस्था चाहती थी। तो श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था चल रही है और जिससे केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में मतलब कहने का मतलब है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में किसी एक के हाथ में ही शासन का बागडोर थमा रहता है, बागडोर रहता है। तो वहाँ के भी जो तमिल नेता थे श्रीलंका के, तो चाहते थे कि यहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हो।
तो उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो तमिल नेता चाहते थे कि जिस प्रकार से बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था, बेल्जियम एक मिसाल खड़ा किया पूरा यूरोप में, उसी तरह से श्रीलंका के भी तमिल नेता चाहते थे कि यहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। और संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा होता है। जैसा कि हम पहले बताए कि उसमें एक ही आदमी, एक ही सरकार के हाथ में बागडोर रहता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सरकार के हाथ में सारी शक्तियां रहती है, तो शासन का एक ही स्तर होता है इसमें, उसी को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। तो इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो इस प्रकार के वहाँ के लोग भी, श्रीलंका के लोग भी चाहते थे कि संघीय शासन व्यवस्था यहाँ भी कायम हो। तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती थी, क्योंकि वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था थी श्रीलंका में। तो राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती है और उनके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। तो ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। और इसी जवाबदेह के कारण संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस पे गौर करेंगे हम और देखेंगे कि क्या संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें पहला विशेषता है कि सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है, संघीय शासन व्यवस्था की सरकार। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो विशेषता है वो है, उसमें प्रथम विशेषता है कि राजनयिक शक्तियां का संघीय एवं राज्य सरकारें के साथ दोनों के बीच, दोनों के मध्य संवैधानिक विभाजन। द्वितीय है कि संघीय संविधान की प्रभुसत्ता, अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रथम तो न संघीय और न राज्य सरकारें संघ से पृथक हो सकती है। संघ से न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार, न ही संघ सरकार अलग हो सकती है। दोनों अलग नहीं हो सकती है, दोनों एक साथ रह करके काम करना होता है। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था, इसी को बोलते हैं, इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि संघात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है। और तीसरी विशेषता है, चूंकि संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, दोनों का अधिकार दिए हुए होते हैं और दोनों का अधिकार जो होते हैं स्पष्ट विभाजन होता है उसमें। और संघात्मक संविधान का लिखित होना भी आवश्यक होता है, इसमें लिखित होना चाहिए संघात्मक संविधान, तो लिखित होता है। और चौथा विशेषता यह है कि संघात्मक संविधान संघीय एवं राज्य सरकारों के समझौते का अंतिम रूप से पुष्टि करता है और ऐसे संविधान का व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना अपेक्षित है। तो कम से कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। तो अगर संविधान में परिवर्तन करना है तो विशिष्ट परिस्थितियों में ही इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, किस देश से? हम पहले भी बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का अधिकार को लिया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुछ अगर चेंज करना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है। और पांचवा विशेषता यह है कि किसी भी प्रकार के विवाद अगर होता है जो संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्य संचालन के कर्तव्य, अधिकार अथवा साधनों के विषय में आ गए हों, तो उन्हें निर्णय लेने के लिए न्यायालय को संविधान के संघात्मक प्रावधानों की मीमांसा करने का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार संघीय जो शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाता है कार्य संचालन को लेकर के, कोई भी काम को लेकर के, तो किसी प्रकार का विवाद अगर हो जाता है तो इसका निर्णय सीधा न्यायालय में इसका निर्णय लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा और इसको न्यायालय जो निर्णय लेगी उसको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार, तो इसी को ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं।
तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी का सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती और ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति की, यानी केंद्र सरकार की सहमति भी होनी चाहिए और राज्य सरकार की। कोई अकेले सरकार संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता है, दोनों का सहमति होना जरूरी होता है। और अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो दोनों का निर्णय पूरा लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है और सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेगी वो दोनों का मानना पड़ता है। तो ये है संघवाद की विशेषता और इसी को बोलते हैं संघवाद। तो इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का भी पूरा सम्मान करना। तो इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था जो है वो संघीय शासन व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए। दोनों के बीच से सत्ता का बंटवारा और एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है और यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का और दूसरा तरीका इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अपनाते हैं। तो साथ आकर संघ बनाने के ये उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। पहला तरीका था कि एक दूसरे के साथ सत्ता का बंटवारा। पहला तरीका एक दूसरे पर सत्ता का बंटवारा होना चाहिए और दूसरे पर विश्वास होना चाहिए और दूसरा तरीका है संघीय शासन व्यवस्था के गठित होने का दूसरा तरीका यह है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा भारत में भी इसी तरह की शासन व्यवस्था है। बेल्जियम भी इसका एक एग्जाम्पल है और स्पेन इसके उदाहरण है। तो इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के अपेक्षा केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था। तो आप देखेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की है और कैसी है शासन व्यवस्था भारत की। तो भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान है, किंतु भारतीय संघात्मक संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी है जिनका समावेश अन्य संविधानों के कार्य संचालन से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत करके किया गया है। जैसे कि सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसका निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रों की किसी संविदा द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यह उन राज्य इकाइयों के मेल यूनियन से बना है जो परतंत्र एकात्मक भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है।
तृतीय विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता, सिर्फ भारतीय नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए सिर्फ एक ही संविधान बने हैं। तो एक ही संविधान से दोनों सरकारों को कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। दोनों सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें के लिए एक ही संविधान है और एक ही संविधान से कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। और इसके अतिरिक्त संविधान सभा के मतानुसार, संविधान सभा का जो मत है उसी के अनुसार भारत एक शिशु गणतंत्र की अवस्था में है। अतः देश के देश के तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नति के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई है। संविधान संशोधन के लिए केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिए ही राज्यों का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन संसद स्वयं कर सकती है। तो इस प्रकार संघात्मक संविधानों के विकास में भारतीय संविधान एक नई प्रवृत्ति, केंद्रीकरण का सूत्रपात करता है। तो ये है हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था या फिर एकात्मक व्यवस्था इसको कह सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, बेल्जियम और श्रीलंका को देखा, जैसे छोटे देश, हरियाणा से भी छोटा है, हरियाणा करीब है दोनों ये। तो छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषा, बहुत अनेक भाषा के यहाँ लोग रहते हैं, भाषा को बोलने वाले, अनेक धर्म के मानने वाले अनेक क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की जो व्यवस्था है, तो सत्ता की साझेदारी से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग विशेष जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो संविधान से ही शुरुआत अगर हम करते हैं, तो ये भारत जब आज़ाद हुआ तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से भारत में के आज़ादी में हमारे कितने महापुरुष का रक्त बहा है, और तब जाकर के हमारा भारत आज़ाद हुआ है। तो आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राज्य भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित किया, और इस संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। तो संघीय शासन व्यवस्था के हमने विशेषता तो देख ही लिया, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार का है उसको भी देख लिया। तो जिस 7 विशेषता का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख सकते हैं आप। तो ये सभी भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। पंचायती स्तर पर जो सरकार बनती है तो तीसरा स्तर हो गया। तो किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की, यानी हमारे भारत में भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको 3 सूचियां, जैसे संघ सूची हो गया, और एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। तो संघ सूची में वैसा कार्य क्षेत्र आता है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है, इस संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, तो इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो उसी प्रकार से राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही इस पे कानून बना सकती है और निर्णय लेती है। और संवर्ती सूची, तीसरा सूची हो गया संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करती है। तो इसके अंतर्गत आता है शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह
गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे कि विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझेदारी और दिलचस्पी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अलग हो जाता है, दोनों से छूट जाता है, तो उसको किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो दोनों के बीच में तो सवाल ये उठता है कि जो किसी भी विषय में नहीं आता है, चाहे वो संघ सूची हो या फिर राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो, तो किसी सूची में नहीं आता है वो जो विषय, उनका क्या होगा? तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो बाद में आया है वो तो कोई भी सूची में नहीं होगा, तो उसका क्या होगा? तो इस कौन सा अधिकार क्षेत्र में रहेंगे? तो क्योंकि संविधान बनाने के बाद ही आया है, तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो चले जाते हैं। जो भी विषय बच जाते हैं तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। तो सबको साथ लेकर के केंद्र सरकार जो है, जितना भी जो बाकी सब विषय बच जाते हैं उसको केंद्र सरकार अपना काम करती है उस पर। तो सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसा कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण ऐसा है। तो सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे आर्टिकल 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं, और ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं के अधिमान, रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। तो भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, और वे वैसे छोटे इलाकों के हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र नहीं प्राप्त कर सकते, और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, और इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है, और ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर, यानी 2/3 बहुमत से मंजूरी होना जरूरी होता है। जब 2/3 बहुमत से इसको मंजूरी मिल जाता है तभी इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना पड़ता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, तो शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर कोई भी दोनों सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा कि पहले बताया कि दोनों के बीच में अगर किसी तरह का टकराव आ जाता है तो इसका फैसला सीधा सर्वोच्च न्यायालय लेती है। तो ये न्यायालय के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के लिए अधिकार दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं, इस टॉपिक को लेते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।